गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड विल टुडेस टॉपिक इज ओएसआई रेफरेंस मॉडल। इसी को हम कंप्लीट करते हैं एंड एप्लीकेशन लेयर से लेके तो ट्रांसपोर्ट लेयर तक हम आ चुके हैं और ट्रांसपोर्ट लेयर तक हमने पॉइंट्स लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। नेटवर्क लेयर। अच्छा, ये डायरेक्ट खत्म ही हो गया क्या? नेटवर्क लेयर। देखो नेटवर्क लेयर। हाँ यस। स्क्रीन ओके, सोचा उसकी स्क्रीन दिख रहा है। यहाँ पे लॉगिन तो कर लिया है। दिख रहा है अभी स्क्रीन अच्छे से? ओके। क्या करता है नेटवर्क लेयर? ये ट्रांसफर करता है, राउट करता है। हाँ, अगर आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हो तो ये देखो, एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है पैकेट्स क्रिएशन, फिर ट्रांसपोर्ट एंड देन पैकेट्स असेंबली। ठीक है। तो नेटवर्क लेयर क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कम्युनिकेट बिटवीन टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क्स। इसका काम भी वही है। जो एप्लीकेशन लेयर से डेटा आता है प्रेजेंटेशन के पास, फिर उसके बाद आता है सेशन के पास, फिर आता है ट्रांसपोर्ट के पास, फिर आता है नेटवर्क के पास। इसका भी काम सेम है, आगे डेटा को ट्रांसफर करना। बट वो कैसे करता है ये हम अभी देखेंगे। ठीक है। सो टोटली नेटवर्क लेयर्स क्या करता है? सेगमेंट से जो डेटा आता है, इसके पहले कौन सा था? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा कैसा है? सेगमेंट लेयर के थ्रू आता है। और फिर इसे वो क्या करता है बाद में? इसे वो आइडेंटिफाई करता है। क्या आइडेंटिफाई करता है? कि क्या वो डेटा सही है नहीं। देखो, आइडेंटिफाई करना वो इसलिए आइडेंटिफाई करता है क्योंकि वो ये उसको आगे भेजना है, डेटा लिंक लेयर तक भेजना है, उसको फिजिकल लेयर तक भेजना है, और वो ये देखता है, क्रॉस वेरीफाई करता है कि क्या ये डेटा सही है नहीं। दिक्कत तो नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है ना इस डेटा में। वापिस से दोबारा वो एक बार वायरस इश्यूज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए वो चेक करता है। क्या तक क्लियर हुआ? ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्रंट एंड तो उन्होंने कहा है नेटवर्क लेयर के अंदर network layer is getting a segment from a transport layer and all IP addresses are managed by a network layer. All IP addresses are managed by a network layer का मतलब होता है कि मान लो कि एक सिस्टम यहाँ पे हुआ है, मान लो कि ये सिस्टम है, ठीक है। और इस सिस्टम से एन नंबर, ये स्विच है या हब है या राउटर या सर्वर है, कोई तो एक मीडिएटर है। और इससे एक सिस्टम कनेक्टेड है जहां पे निखिल बैठे, फैजाद बैठे और आप दोनों बैठे। चार सिस्टम्स यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है। ओके। अब जब डेटा वहां से आ रहा है, मान लो कि इन्होंने डेटा, इनका आईपी एड्रेस है 1.2.2, आपका 1.2, सॉरी 1.3, 1.4, 1.5। ठीक है। तो वन किसने आईपी एड्रेस भेजा, किसके आईपी एड्रेस के थ्रू ये डेटा आया है, पहले वो चेक करेगा। सोर्स कौन सा है? डेस्टिनेशन तो हम खुद ही है, चलो कोई बात नहीं। बट नेटवर्क लेयर का काम क्या है? कौन से आईपी एड्रेस के थ्रू डेटा हम तक पहुंचा है, कैसे पहुंचा है, किसके माध्यम से पहुंचा है, क्या वो डेटा चेक किया कि नहीं, क्या वो उसको टेस्ट किया था कि नहीं, भेजने से पहले उसको क्रॉस वेरीफाई किया था कि नहीं, ये सब वो देखेगा। इन शॉर्ट, ऑल आईपी एड्रेसेस आर मैनेज बाय अ नेटवर्क लेयर। इसलिए उन्होंने कहा है कि जितने भी अभी ये देखो, ऐसा नहीं होता है। अभी ये तो एक छोटा सा एग्जांपल हो गया कि मुझे पता है कि इस वक्त आप मुझे डेटा भेज रहे हो, तो जाहिर सी बात है मैं आपको देख सकता हूँ, राइट। बट ऐसा तो नहीं है कि मल्टीपल आप देख पाओगे, राइट। यानी कि और एक एग्जांपल, क्लियर एग्जांपल देता हूँ, देखो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने कभी दिए? ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो ज्यादातर गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, देखो उनका कैसा होता है सेक्शन, उनका फंड। देखो उनका फंडा कैसे होता है, सिंपल सा फंडा है उनका, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि एमपीएससी यूपीएससी की एग्जाम चल रही है, ठीक है। और यूपीएससी के एग्जाम का नंबर आया है किसी कॉलेज के अंदर, कॉलेज का किसी फोर्थ फ्लोर पे, ठीक है। और उसके अंदर चार ब्लॉक्स है। ब्लॉक ए के अंदर कुछ 50 लोग हैं जो एग्जाम दे रहे, ब्लॉक बी के अंदर कुछ 50 लोग हैं एग्जाम दे रहे, एंड सो ऑन इन दिस वे।
ब्लॉक सी के अंदर कुछ 50 लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, ब्लॉक डी के अंदर कुछ 50 लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब ये जो 50 लोग जो एग्जाम्पल दे रहे हैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, उनका आईपी एड्रेस मान लो कि 192.168.1.1 है। इसका आईपी एड्रेस कुछ और है जैसे कि 1.2 है, इसका आईपी एड्रेस कुछ और है 1.3 है, और इनका आईपी एड्रेस कुछ और है दैट इज कॉल्ड 1.4 वॉट एवर इट इज। ठीक है 1.4 ओके। अब इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जितने कैंडिडेट्स बैठे हैं एग्जाम देने के लिए, चाहे वो 2 घंटे के 3 घंटे डजेंट मैटर, बट वो एग्जाम दे रहे हैं और वो इस ब्लॉक में बैठे हैं, तो उनका जो आंसर शीट है वो इसी आईपी एड्रेस में सेव होगा क्योंकि उनको वही आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया गया है। करेक्ट। फिर दूसरा क्या है, इस ब्लॉक के अंदर उनके आंसर शीट्स इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेसेस में सेव किए गए। ये ऐसा सेग्रीगेट क्यों किया गया है, क्योंकि जब ये एग्जाम खत्म होगी, सबकी एग्जाम ऑल ओवर इंडिया में, अगर यूपीएससी की एग्जाम आज खत्म हो गई, उसके 2 महीने के बाद जब रिजल्ट लगता है तो जो चेकिंग होता है एडमिन को इजी जाता है, वो आईपी एड्रेस के थ्रू पेपर सेट चेक कर दे। हालांकि ये मैन्युअली चेकिंग नहीं होता है, वो ऑटो चेक होता है सब कुछ, बट अगर उन्हें देखना है कि आउट ऑफ 200 या आउट ऑफ 3000 या आउट ऑफ 4000 कितने मार्क्स इस कैंडिडेट को मिले, तो सबसे पहले वो क्या देखेंगे, रोल नंबर देखेंगे। बराबर है। अब रोल नंबर के हिसाब से ब्लॉक किए गए होंगे, यानी जिस क्लासरूम में आप जा रहे हो उसके बाहर क्या लिखा होगा, रोल नंबर लिखा होगा। जैसे ट्रेन में जाने से पहले बोगी के बाहर नंबर लिखा होता है कि इस बोगी के अंदर इतने पैसेंजर्स बैठने वाले हैं, राइट, वो डॉट मैट्रिक्स का प्रिंटर लगा होता है, वैसे ही यहाँ पे होता है। उस हिसाब से वो रोल नंबर से देखेंगे, वो सेग्रीगेट करके आईपी एड्रेस के पास जाएंगे और आईपी एड्रेस के अंदर देखेंगे अच्छा 50 बच्चे थे, यानी 1 से लेकर तो 50 तक, और फिर उन्होंने चेकिंग शुरू किया। दैट इज कॉल्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर इसे क्या करता है, बाद में सेग्रीगेट करता है अच्छे से, ताकि जब ये डेटा भेजेगा तो डेटा लिंक लेयर को और अच्छे से इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। जो बल्क में आई होती है इंफॉर्मेशन वो उसे सेग्रीगेट करके रखता है। क्लियर है। ओके। अब इसमें क्या होता है, नेटवर्क लेयर के अंदर ये इसे हेडर ऐड करता है उसके अंदर। देखो इन्होंने क्या कहा है, जैसे ही वो डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर तक आता है तब वो क्या करता है, सेगमेंट के फॉर्म में आता है, बट वो एक हेडर बीच में ऐड करता है। व्हाट इज हेडर इन, आपने सुना होगा हेडर क्या होता है। हेडर इट इज काइंड ऑफ अ टूल, एक टूल है जिसके थ्रू ये डेटा को सेग्रीगेट करता है। जस्ट बाकी कुछ नहीं है। व्हाट इज हेडर, इट इज गोइंग टू कंटेन सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि एक टूल होता है। अब देखो वापस एक्सप्लेन करता हूँ। ये है यूपीएससी का हॉल और इसके अंदर 4 हॉल से, 4 हॉल के अंदर 50 लोग बैठे हैं, और वो जो उन्होंने जो इंफॉर्मेशन उन कैंडिडेट की, इस ब्लॉक की इंफॉर्मेशन, 50 कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के अंदर क्या हुई, स्टोर हो गई। स्टोर हो गई मतलब क्या हुआ, हेडर ने क्या किया, अपने ही डेटाबेस के अंदर इस ए ब्लॉक के 50 कैंडिडेट के बच्चों की इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के थ्रू उन्होंने अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दी। वो इसलिए स्टोर कर दी ताकि मान लो कि अगर सर्वर डाउन हो गया तो बैकअप के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो वो बाद में क्या करेगा, वहां से वो रिट्रीव कर सकता है। एंड टू रिट्रीव दैट वो सबसे पहले क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। ठीक है। यही चीज आपको आगे प्रोटोकॉल के अंदर दिखाई देगी। ओएसपीएफ के अंदर, नेबरिंग राउटर्स के अंदर भी सेम कंसेप्ट है कि जब भी नेबरिंग, अभी हम सीखेंगे, जस्ट छोटा सा बताता हूँ। नेबरिंग राउटर्स यानी क्या होता है, एक राउटर जब दूसरे राउटर को इंफॉर्मेशन शेयर करता है तो सबसे पहले वो अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करता है, जिसे हम कहते हैं राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल और नेबरिंग टेबल भी होता है, वैसे ही हेडर काम करता है अपने नेटवर्क लेयर के अंदर। यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके। सो नेटवर्क लेयर क्या क्या करता है, जस्ट एक पॉइंट वाइज बताता हूं। सबसे पहले नेटवर्क लेयर करता है, कहा गया नेटवर्क लेयर अपना, ये ना नेटवर्क लेयर। सबसे पहले नेटवर्क क्या करता है, कम्युनिकेट करता है बिटवीन 2 नेटवर्क्स के बीच में। उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट लेयर से इंफॉर्मेशन लेता है, हेडर के अंदर रखता है, हेडर के थ्रू अपने डेटाबेस के अंदर रखता है, उसे सेग्रीगेट करता है, और आईपी एड्रेस के थ्रू उसे क्या करता है, मैनेज करता है। क्लियर हो गया अभी पॉइंट सब? क्लियर है पक्का? ओके।
फिर उसके बाद क्या होता है, देखो नेटवर्क लेयर के अंदर और एक चीज होती है, वो है उसके प्रोटोकॉल्स देखते हैं नेटवर्क लेयर के। वो कौन से हैं? दैट इज कॉल्ड योर, हाँ, नेटवर्क लेयर के कुछ प्रोटोकॉल्स है, वो है IPX। यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स कौन से हैं। That is called, first one is IPX, which stands for inter, yes, network packet exchange। रुको रुको रुको, नहीं 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 नहीं, रुको, गलती से हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा, रुको, हुआ है, रुको मुझे एक बार देखने दो। फ्रंट ट्रांस, वो SPX था, IPX नहीं था सर, SPX था। मैं वापस दोबारा लिख के दूंगा, सीक्वेंस पैकेट एक्सचेंज था, ये इंटर नेटवर्क पैकेट एक्सचेंज है, दिखाता हूँ। रुको रुको, नहीं 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 नहीं, मैं आपको सबके प्रोटोकॉल्स लिख के देता हूँ। रुको रुको, फिर आप कंफ्यूज मत हो जाओ, ऐसे मत करो। हाँ, लिखवाया है होगा, रुको रुको, मैं आपको सबके प्रोटोकॉल्स लिख के देता हूँ, रुको, फिर ऐसे मत करो। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स, इसके प्रोटोकॉल्स पहले लिख लो गाइस, आप भी एक बार चेक करो, क्रॉस वेरीफाई करो। पहला है HTTPS, दूसरा है टेलनेट, तीसरा है, करेक्शन कर लो अगर आपने गलत किया होगा तो, FTP, चौथा है उसके बाद TFTP, और पांचवा है उसके बाद SNMP, छठा है उसके बाद दैट इज DNS, और सातवां है एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स में लिख के दे रहा हूँ, SMTP। किसका? सभी प्रोटोकॉल्स के पोर्ट नंबर लास्ट में जैसे ये हो जाएगा फिजिकल लेयर के बाद, हमें वही देखना है सभी लेयर्स के प्रोटोकॉल्स क्या है। वन वन लाइन में हमें वो पोर्ट नंबर्स लिखने हैं, लिस्ट है ध्यान में। एक बार फिजिकल लेयर होने दो, फिर उसके बाद प्रोटोकॉल्स पे आएंगे। उसको प्रोटोकॉल की लिस्ट है मेरे पास पहले से ही, और प्रोटोकॉल्स भी है, उस पे हम आएंगे। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे रखे हैं मैंने प्रोटोकॉल्स। नहीं दबा देता हूँ आपको, ठीक है, तब तब फिलहाल तो आप ये लिख लो। हाँ, फिर उसके बाद हम कौन से लेयर पे आए थे? प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स, और इसका जो पहला प्रोटोकॉल है प्रेजेंटेशन लेयर का, कौन सा है? RPC, यानी कि रिमोट प्रोसीजर कॉल प्रोटोकॉल। दूसरा कौन सा है? दूसरा है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तीसरा है नेट बायस, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है उसका, यस। तीसरा है नेट बायस, यानी कि नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और चौथा है NFS, नेटवर्क फाइल शेयरिंग या नेटवर्क फाइल सिस्टम। ये प्रोटोकॉल प्रेजेंटेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, और NFS का यूज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। आपका मान लो कि लैपटॉप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का है और मेरा लैपटॉप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का है, तो विंडोज टू लिनक्स या लिनक्स टू विंडोज अगर आपको शेयर करना है तो आप उस वक्त सांबा यूज करोगे, बट लिनक्स टू लिनक्स शेयर करना है तो NFS यूज करोगे, ठीक है। इन शॉर्ट, जो FTP काम करता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसका एडवांस लेवल वर्जन है TFTP, और उसके बाद फिर लिनक्स में यूज किया जाता है NFS, ठीक है। जो काम, हाँ बोलो। FTP का तो पता है, फाइल ट्रांसफर, ये ट्राइवल FTP होता है, ट्राइवल, TRIVIL, ट्राइवल, यानी FTP का एडवांस वर्जन, यानी FTP की जितनी कैपेसिटी होती है इतनी अमाउंट ऑफ डेटा लेके ही जाना है, उससे कई ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा TFTP लेके जाता है, और थोड़ा फास्ट होता है, ठीक है, ओके। और जब NFS की बात आती है तो वो सिर्फ दो लिनक्स मशीन के बीच में अगर डेटा शेयर करना है तो NFS यूज करते हैं, नेटवर्क फाइल शेयरिंग, ओके। फिर हम आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स, और ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स क्या क्या लिखे थे आपने? TCP, पहला है TCP, लिख के देता हूं यहाँ पे, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। UDP, दैट इज कॉल्ड एज अ
फुल फॉर्म क्या है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। और SPX है ये, दैट इज कॉल्ड एज अ सीक्वेंस पैकेट एक्सचेंज। सीक्वेंस पैकेट एक्सचेंज। धीरज एंड सूरज आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑनलाइन? ओके। सीक्वेंस पैकेट एक्सचेंज कहाँ तक लिख के हुआ सबका? टीसीपी और यूडीपी का तो मतलब पता है कि कहाँ कहीं यूज होता है, एसपीएक्स यूज होता है। नहीं, इतना यूज होता नहीं। TCP UDP से काम चल जाता है। ये एप्पल टॉक है। एप्पल टॉक कहाँ पे? एप्पल टॉक प्रोटोकॉल। एप्पल टॉक प्रोटोकॉल? एप्पल टॉक प्रोटोकॉल वो ज्यादातर मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से use। ट्रांसपोर्ट में ना। नहीं 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 नहीं। दिखा, इसे मैं लिख के देता हूँ, रुको रुको, कंफ्यूज मत होना। नहीं, रुको, इसलिए मैं आज लिख के देता हूँ सब, ताकि क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन ना हो। रुको। नेटवर्क लेयर के अंदर आता है IPX। IPX का फुल, अच्छा, जिनके फुल फॉर्म सबको नहीं पता वो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रहा SPA, ये क्या हुआ? सीक्वेंस। SPX आपने लिखा होगा, क्या है वो? सीक्वेंस एक्सचेंज। IPX का फुल फॉर्म लिख लो, इंटर नेटवर्क पैकेट्स एक्सचेंज। दूसरा क्या है नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल? एप्पल टॉक, यहाँ पे बोला होगा मैंने। और तीसरा क्या है? ICMP। और आर्क बेसिन है ना। आर्क, आर्क ARP। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल आप बोल रहे हो? हाँ, ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ICMP का फुल फॉर्म है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ARP, that is called address resolution protocol। ये नेटवर्क लेयर हुआ। फिर हम आए थे, नेटवर्क लेयर तक ही आए थे ना, यही चल रहा था हमारा। धीरज एंड सूरज आपने लिख लिया है? यस सर। हाय सर। हम्म। और एक चीज नेटवर्क लेयर के बारे में लास्ट पॉइंट है, वो ये है कि जब भी नेटवर्क लेयर के थ्रू डेटा हम एक राउटर से दूसरे राउटर में शेयर करते हैं, तो वो नेटवर्क लेयर ये भी चूज करता है, बेस्ट पाथ चूज करता है, उसे कहते हैं रूट, बेस्ट रूट पाथ, कि कौन से राउटर से जाना चाहिए, कौन से राउटर से नहीं जाना चाहिए डेटा, ताकि जल्दी पहुंचे। एक डायग्राम, ये शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ वो चूज करता है। और एक राउटर से जब दूसरे राउटर में इंफॉर्मेशन जाती है, उसी को हम नेटवर्किंग में कहते हैं नेक्स्ट हॉप काउंट। हो गया लिख के? नेक्स्ट हॉप काउंट देखो, मैं यहाँ पे पैकेट प्रेशर पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक राउटर है, कुछ राउटर इस तरह के हैं, और ये आपने एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के डायग्राम में भी देखा होगा, इस तरह की डायग्राम।
देखो अभी राउटर 1 को इंफॉर्मेशन राउटर 4 को भेजनी है. So just assume this particular router is your source router and this one is your destination router. ठीक है. ओके. अब हमें क्या करना है, तो इतना तो तय हो गया है कि इस राउटर को इंफॉर्मेशन भेजनी है, इस राउटर को इंफॉर्मेशन भेजनी है, इसे भेजनी है इंफॉर्मेशन. ठीक है. अब इसके पास 3 पाथ्स है. फर्स्ट पाथ ऊपर का है, सेकंड पाथ नीचे का है एंड थर्ड पाथ बीच का है. तो सिंपल है, दिखते ही आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा रूट चूज करेगा. सबसे नीचे वाला, यानी इन शॉर्ट सबसे कम वाला, फास्ट वाला बेस्ट रूट चूज करेगा कि नहीं करेगा. क्यों बेस्ट रूट चूज करेगा? क्योंकि वो चाहता है कि जितना अमाउंट ऑफ डेटा मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, मान लो कि 10 GB अमाउंट ऑफ डेटा मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, तो वो पूरा का पूरा डेटा यहाँ तक जाना चाहिए, वो भी सही वक्त पे, कम समय में, जल्दी, और पूरा डेटा जाना चाहिए. अब मान लो कि यही डेटा अगर इस पर्टिकुलर पाथ से जा रहा है, इस पाथ से जा रहा है यहाँ तक आ गया. चलो मैं मान लेता हूँ कि कंपेयर टू दी थर्ड वन ये और थोड़ा जल्दी पहुंचेगा. हाँ, थोड़ा लेट पहुंचेगा पर पहुंचेगा जरूर. राइट. कंपेयर टू दी लास्ट वन एंड कंपेयर टू दी मिडल वन ये थोड़ा लेट पहुंचेगा पर पहुंचेगा जरूर. बट अगर वो बीच के रास्ते से जा रहा है तो क्या ये पहुंच पाएगा? नहीं पाएगा. गारंटी दे पाओगे आप कि ये डेटा पहुंच पाएगा? नहीं पहुंचेगा. गारंटी नहीं दे सकते. आप पहुंच पाएंगे आप, बट गारंटी नहीं दे सकते. देखो सिंपल सी बात है, यहां से आपको रेलवे स्टेशन जाना है, पुणे रेलवे स्टेशन जाना है, 3-4 रास्ते हैं. अब अगर आप सीधे सीधे शिवाजी नगर से आप अगर सीधा सीधा रास्ता पकड़ोगे तो आपको कई सिग्नल्स आएंगे. आप और आपकी ट्रेन है 6 बजे, आप निकल रहे हो 5 बजे घर से, आप पहुंच पाओगे 1 घंटे के अंदर? टाइम लिमिट नहीं होना चाहिए. टाइम लिमिट, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ. पहुंचेगा तो पक्का. पहुंचेगा तो वैसे भी पहुंचेगा, बट टाइम लिमिट है ना. राइट. चलो और एक एग्जांपल लेते हैं. सेम एग्जांपल रखो, आपका ऑफिस छूटने वाला है 4:30 5 बजे, और आप कैब बुक कर रहे हो, ट्रैफिक बहुत है, आपको दिखा रहा है मैप पे, और आपको उसी रूट से जाना है, तो आप क्या टाइम पे पहुंच पाओगे? पहुंच पाओगे, बट या तो 6 बजे से 2 मिनट पहले या 3 मिनट पहले, फिर आपको जैसे ही कैब से उतरोगे आपको भाग के जाना पड़ेगा स्टेशन पे. राइट. बट वही चीज मान लो अगर कोई दूसरे रास्ते से गए, कोई ऐसा ड्राइवर है जिसको पता है कि सिग्नल्स कम है और रास्ता थोड़ा कच्चा है बट निकल लेंगे, तो इंस्टेड ऑफ रीचिंग टू द डेस्टिनेशन एट 6 o'clock यू विल रीच बिफोर 15 or 20 minutes. राइट. और कोई तीसरा रास्ता पता होगा जिससे आप अंडरग्राउंड जाओगे, जिसमें कोई सिग्नल्स नहीं है, सिर्फ अंडरग्राउंड जाना है, लेफ्ट राइट करके आप पहुंच गए, तो और आधा घंटा कम हो गया आपका, यानी आधे घंटे पहले ही आप पहुंच गए. इन शॉर्ट आप ऑफिस से निकले तो 15 मिनट में आप पहुंच गए. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपने क्या चूज किया? आप डेटा भेज रहे हो, आप यूजर हो, आप ही राउटर हो, आप खुद रास्ता चूज कर रहे हो कि कौन से रास्ते से मैं जाऊं और कौन से रास्ते से मैं अपना डेटा वहां तक पहुंचाऊं ताकि वो समय पर पहुंचे. नंबर ऑफ होप काउंट जितना कम होगा, करेक्ट. शॉर्टेस्ट पाथ होगा. सो दैट इज कॉल्ड अ होप काउंट. नंबर ऑफ होप काउंट जितना कम होगा, that will be your best route path. अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से विप्रो सेंड करना है. करेक्ट. एक कोई डेटा 10 GB का. करेक्ट. और सेम ये डेटा सेंड करना है मुझे विप्रो में ही. हाँ. बट यहाँ से एक तो सीधा जा रहा है विप्रो के राउटर. करेक्ट. ठीक है. और एक जा रहा है, मतलब लेकिन यहाँ से जो विप्रो डायरेक्ट भेज रहा हूँ, इसके बीच में 5 राउटर हैं. हाँ. और यहाँ से एक अमेरिका में राउटर है और अमेरिका से डायरेक्ट एक राउटर. करेक्ट. तो क्या अमेरिका वाला पाथ लेगा? नहीं, वो बेस्ट चूज पाथ लेगा, सिर्फ कम वाला पाथ लेगा. कम तो, लेकिन होप काउंट से ज्यादा है. होप काउंट जितना कम है वहां से डेटा अच्छा जाएगा. हाँ, तो अमेरिका में तो एक ही राउटर है. हाँ, तो भी वहां से जाएगा फिर. लेकिन वो लेंथ तो दूर है ना. हाँ, बट देखा जाए तो स्पीड है ना उस हिसाब से. फिर देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो राउटर लगा हुआ है, ठीक है, उस राउटर के डिवाइस के वाईफाई के थ्रू मैंने यहाँ पे अगर कनेक्ट कर दिया, वाईफाई के थ्रू मैंने अपना मोबाइल कनेक्ट किया, ठीक है, मैं अकेला ही पूरे लैब के अंदर, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं अकेला अपने वाईफाई को कनेक्ट करा,
तो क्या होगा, तुरंत कनेक्ट होगा, मुझे रेंज ज़्यादा आएगी, स्पीड ज़्यादा होगा। तो ये रेंज मुझे कहाँ तक आएगी, मैं अगर कोने के टपरी पे भी गया चाय पीने, वहां तक मुझे रेंज आएगी। वो इसलिए क्योंकि मैं अकेला हूँ। बट इस पर्टिकुलर राउटर को मान लो, इस वाईफाई को अगर दो चार लोग, आप लोगों ने कनेक्ट करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, राउटर के स्पीड डिवाइड हो गए। स्पीड डिवाइड हुआ उसका मतलब क्या, रेंज कम आएगी। फिर अब मुझे रेंज कहाँ तक आएगी, दरवाजे तक आएगी सर। वो कंसेप्ट है। तो स्पीड मैटर भी करता है, सिर्फ और सिर्फ दो डेस्टिनेशन एंड दो सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में कितने नेक्स्ट होप काउंट कनेक्टेड है, वो भी मैटर नहीं करता, उसके साथ स्पीड भी मैटर करता है। क्लियर हुआ अभी? आपका एग्जाम्पल सही था, बस उसको स्पीड में भी ऐड कर देना। क्लियर हुआ अभी? मतलब अगर लेंथ सबका सेम है तो होप काउंट पे जाएंगे। देखो, सबसे पहले लेंथ सेम है तो होप काउंट पे जाएंगे। अगर होप काउंट भी सेम होगा तो वो स्पीड के हिसाब से देखेगा। और अगर मान लो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि होप काउंट सेम है, कभी कभी होता है, रेयर केस में होता है, करेक्ट। क्योंकि आपने नेटवर्क को एक्सपांड किया है, उस नेटवर्क को मान लो कि इस नेटवर्क को विप्रो ने कनेक्ट किया, इस नेटवर्क ने इन्फोसिस को कनेक्ट किया है। नहीं, अगर होप काउंट सेम रहेगा ना तो एक बंद कर सकते हैं एज अ बैकअप। हाँ, वो बंद या तो बंद करेंगे, या तो फिर सेम होप काउंट में अगर जा रहे हैं तो फिर उसको एरिया वाइज डिवाइड कर देते हैं। बैकअप की ओर पे रखते हैं बट एरिया वाइज डिवाइड करेंगे ताकि वो कोलिजन ना हो। हाँ, कुछ ऐसा लूप बनता है, लूप लूप तैयार करता है। जिसे हम कहते हैं एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। आगे है, तो आगे आएगा स्पैनिंग। आप जो बोल रहे हो सही है, तो लूप क्रिएट होता है, उसे हम कहते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। आएगा वो, उसे भी हमें सॉल्व करना है। जरूर आएगा। ठीक है, ओके। आई होप यहाँ पे क्लियर होगा। निखिल, फेजाब, सुधीर एंड सूरज है यहाँ पे ऑनलाइन, एंड धीरज। क्लियर है? यस सर। ओके, यहाँ पे हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर डेटा लिंक लेयर, ये है आपका डेटा लिंक लेयर। सबसे पहले तो डेटा लिंक लेयर डजंट अंडरस्टैंड एनी पैकेट्स फॉर्मेट, ओनली अंडरस्टैंड फ्रेम्स। अब इससे क्या पता चलता है, नेटवर्क लेयर को पैकेट्स अंडरस्टैंड होते हैं। यानी कि मान लो कि इस वक्त अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ CMD पे, और यहाँ पे मैं अगर पिंग करता हूँ www.google.com को, www.google.com को, आ गया। अच्छा, पिंग कमांड मैंने नहीं लिखा था, रुको, ping पिंग www.google.com, तो देखो ये पैकेट शेयर हो रहे हैं। नेटवर्क लेयर में पैकेट शेयर होते हैं, और डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, फ्रेम्स शेयर होते हैं। पैकेट्स कभी शेयर नहीं करता डेटा लिंक लेयर, इसलिए उन्होंने कहा है डजंट अंडरस्टैंड एनी पैकेट्स फॉर्मेट, ओनली अंडरस्टैंड द फ्रेम्स। ठीक है। दूसरा क्या है, नेटवर्क लेयर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर से इंफॉर्मेशन लेता है, हेडर के फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने डेटा में सेव करके, बाद में फिर पैकेट्स के द्वारा डेटा लिंक लेयर में डेटा शेयर करता है, फॉरवर्ड करता है। यहां तक क्लियर हो गया? अब डेटा लिंक क्या करता है, डेटा लिंक भी अपना खुद का हेडर ऐड करता है उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन में। जो नेटवर्क लेयर से इंफॉर्मेशन आती है उसके अंदर वो डेटा लिंक लेयर क्या करता है, अपना हेडर ऐड करता है। क्यों ऐड करता है? क्योंकि वो जो डेटा आया होता है वो पैकेट्स के फॉर्मेट में आया होता है, और इसे क्या समझता है, इसे फ्रेम समझती है। राइट? तो ऑलरेडी इससे पहले नेटवर्क में भी हेडर था, तो यहाँ पर भी ऐसा हेडर है। करेक्ट, क्योंकि नेटवर्क लेयर के अंदर डेटा कहाँ से आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर से। ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा किसके थ्रू आता है, सेगमेंट्स फॉर्म में आता है, तो उसे सेगमेंट समझता है, नेटवर्क लेयर को पैकेट समझता है। यूनिट्स है ना? हाँ हाँ, तो पैकेट एक ड्रॉ करके बताइएगा ना, एक पैकेट है उसमें क्या हेडर बनते हैं। करेक्ट, देखो ड्रॉ करके बताते हैं। ये डायग्राम वैसे की वैसे रखते हैं, और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या होता है।
पेन डायग्राम पे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा ताकि वो कलरफुल हो जाए। अपना हुआ एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर से तो यहाँ तक डेटा आ गया। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर, यहाँ तक तो कोई हेडर नहीं था। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यहाँ पे डेटा जो आया हुआ है वो डेटा आया था इस पर्टिकुलर यूनिट से, दैट इज कॉल्ड डेटा, ठीक है, यूनिट। फिर उसके बाद डेटा क्या हुआ, सेग्रीगेट होने लगा धीरे 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 धीरे। कैसे सेग्रीगेट होने लगा, ट्रांसपोर्ट लेयर की वजह से। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हमने हेडर देखा था, यस और नो, देखा था। क्या देखा था उसके अंदर, वो डेटा क्या करता है, सेगमेंट में, सेगमेंट यूनिट के थ्रू वो क्या करता है, डेटा को। इसमें हेडर नहीं था, मैं बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, तो ठीक है। अब आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते हैं। अब नेटवर्क लेयर से हेडर चालू हुआ, करेक्ट, इतना तो पता है। नेटवर्क लेयर के अंदर यहां से डेटा क्या करता है, यहां से डेटा वो पैकेट्स के अंदर शेयर करता है, पैकेट्स यूनिट यूज करता है, पैकेट्स के अंदर डेटा शेयर करता है, ठीक है। कैसे करता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर से जब डेटा उसको आता है, ट्रांसपोर्ट टू नेटवर्क जब डेटा जाता है इस फॉर्मेट के अंदर, तो वो क्या करता है, हेडर, हेडर का मतलब क्या होता है, एक तरीके का टूल होता है। और वो टूल, मान लो कि ये कोई तो स्पेसिफिक टूल है, मैंने इस तरह के दो टूल बनाए, ये डेटाबेस है, जस्ट इमेजिन, ठीक है, ये कोई तो एक डेटाबेस है। और ये किसका डेटाबेस है, नेटवर्क लेयर का डेटाबेस है, नेटवर्क लेयर का ये डेटाबेस है, डीबी। और ये हेडर क्या करेगा, हेडर के माध्यम के थ्रू जो भी डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर से आ रहा है ये अपने डेटाबेस के अंदर रखेगा। कौन रखेगा, हेडर। हेडर का काम ही है वो, जो भी डेटा आ रहा है नेटवर्क लेयर, नेटवर्क ये किसका, सबसे पहले ये हेडर किसका है, नेटवर्क लेयर का है। इसका काम क्या है, इसके पहले इसके ऊपर का जो बंदा था उससे इंफॉर्मेशन मिली, किस फॉर्मेट में मिली, सेगमेंट फॉर्मेट में मिली। उसको क्या करना है, वहां से डेटा लेना है, डेटा करके क्या करना है, उसको नेटवर्क लेयर के अंदर रखना है, अपने खुद के डेटाबेस के अंदर रखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया, हेडर का मतलब क्लियर हो गया अभी। 10-10 जीबी का अगर फाइल वैसे तो अपने पास रखते हैं, यस। तो राउटर की कैपेसिटी कैसे रहती है फिर वो डिपेंड करता है उसके पीछे कौन सा राउटर लगा हुआ है, कितने कैपेसिटी के हिसाब से राउटर लगा हुआ है, सिस्को का राउटर है या और कोई राउटर है, या फायरवॉल का राउटर है, कौन सा है, वो डिपेंड करेगा। वो बराबर सेग्रीगेट करेगा ना दोबारा, क्योंकि और वो सिर्फ स्टोर करके 24 घंटे जो स्टोर नहीं करता, उसको बाद में रिवर्स भी करता है, रोटेट भी करता है, और साथ में उसका बैकअप भी लेके रखता है। सिर्फ एक ही डेटाबेस नहीं होता, उसके पीछे सर्वर्स होते हैं, उसके पीछे और बैकअप्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। हेडर का साइज भी रहता है कुछ कि इतना ही हेडर, नहीं, हेडर का इतना ही है सर। फिर इसके बाद वो क्या करता है, नेटवर्क लेयर से कहा जाता है फिर डेटा लिंक, करेक्ट। डेटा लिंक लेयर का फॉर्मेट क्या है, उन्होंने क्या कहा है, वो फ्रेम्स में काम करता है, यानी कि वापस से नेटवर्क लेयर से अगर कोई डेटा आ रहा है, अगर कोई नेटवर्क लेयर से डेटा आ रहा है तो उसे वो डेटा लिंक लेयर तक जाएगा, हेडर यहाँ पे भी काम करेगा, और डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, इसे फ्रेम्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, लेकिन हेडर का यहाँ तक क्या है? अब ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा आ रहा है सेगमेंट, ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा आ रहा है सेगमेंट यूनिट में, फिर गया नेटवर्क के अंदर, पैकेट यूनिट के अंदर। बट ये डेटा लिंक लेयर पैकेट के अंदर काम नहीं करता ना, मतलब वो जो डेटा आता है इस लेयर से उस लेयर में, वो हेडर में स्टोर होता है, फिर इसके बाद जो उसका यूनिट उसमें वो कन्वर्ट करता है। तो फिर डेटा यूनिट से जब ट्रांसपोर्ट आया तो हेडर क्यों नहीं आया, और जब ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क आया तो हेडर क्यों नहीं था? सेगमेंट से जब पैकेट में आया तब कैसे पता चला नेटवर्क को कि सेगमेंट सारा और करेक्ट। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर जो होता है वो सिंपल फॉर्मेट में ही डेटा भेजता है, ठीक है, ठीक है। उस वक्त हेडर की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल नहीं पड़ती। हेडर कहाँ से शुरू होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर तक। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स चेंज हो रहे हैं, देखो आप,
क्या एप्लीकेशन से लेके तो सेशन लेयर तक जब डेटा आया तो यूनिट चेंज हुए थे? एप्लीकेशन से एप्लीकेशन से सेशन लेयर तक जब डेटा आया तो यूनिट चेंज हुए थे, तो जरूरत ही नहीं हेडर की। ठीक है। बट सेशन लेयर से जब डेटा जब ट्रांसपोर्ट लेयर से जब नेटवर्क लेयर में आता है तो यूनिट चेंज हुए ना, तो इसकी वजह से हेडर की जरूरत पड़ी। हेडर तो मैं नेटवर्क लेयर में आने लग गया। हाँ, तो आगे जाके हेडर यहाँ पे भी लग रहा है, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्यों नहीं लगा है? क्योंकि वहां से तो चेंज हुआ है ना यूनिट। हाँ, बट ठीक। यू सेड कि और वो जो मतलब बताता हूँ, बता। जो था यस, वो सिंपल वे में था। रुको रुको बताता हूँ, वेट वेट वेट, कंफ्यूज मत हो जाना। एप्लीकेशन से डेटा आया सिंपल वे में प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर, प्रेजेंटेशन लेयर से डेटा आया डेटा सेशन लेयर के अंदर सिंपल के अंदर, सेशन लेयर से डेटा आया ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर से आपका क्वेश्चन ये है कि वो हेडर वहां पे क्यों नहीं लगा, राइट? अभी तो नेटवर्क को पता लगेगा ना कि सेगमेंट आया है, सेगमेंट यूनिट आया है। वो नहीं लगता, वहां पे हो ही नहीं सकता वो डेटा, वो क्योंकि सेगमेंट में यानी कि टुकड़ों में किस्तों में ही भेज रहे हैं। ठीक है, बिना हेडर के भेजा होगा। बिना, ठीक है। उसने भेज दिया डेटा। उसका ट्रांसपोर्ट लेयर का एक्चुअल काम क्या है? सिर्फ जितने अमाउंट ऑफ डेटा हमने भेजा है बस उसका काम इतना ही है कि वो एम्पल ऑफ अमाउंट पहुंच जाए अच्छी से। आगे नेटवर्क लेयर देख लेगा, आगे के बीच जो नीचे के लेयर से डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर देख लेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन था सही था कि ट्रांसपोर्ट से टू नेटवर्क जब कन्वर्ट होता है डेटा तो यूनिट वाइज कन्वर्ट होगा, तो इस हिसाब से हेडर यूज होना चाहिए था, बट वो वहां पे यूज नहीं होता क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है सिर्फ डेटा को भेज देना सेगमेंट्स में। वहां से शुरुआत होती है नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर रिसीव करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा आया हुआ, करेक्ट, और फिर वो क्या करेगा, अपने डेटाबेस में भी स्टोर करते जाएगा और साथ में आगे भेजते जाएगा, और साथ में वो और एक चीज करेगा, सेगमेंट से आया हुआ डेटा पैकेट में कन्वर्ट करना। और हर पैकेट को जैसे मान लीजिए सेगमेंट मान लीजिए आया है और उसको अगर पैकेट्स में कन्वर्ट करें तो पैकेट्स का पैकेट भी तो अलग अलग हो जाएंगे, सबको हेडर लगता है क्या? एक ही बार हेडर लगेगा, वो हेडर बीच में रहेगा, ट्रांसपोर्ट एंड ये जो है ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क, इनके बीच में एक ही बार हेडर लगता है बस, और वो एक ही बार उसे कन्वर्ट करेगा पैकेट्स में, सबको अलग अलग नहीं लगेगा, एक ही बार करेगा कन्वर्ट, बल्क में आएगा बल्क में कन्वर्ट करेगा, दैट्स इट। क्लियर हुआ? कंफ्यूजन? नहीं पक्का क्लियर हुआ? ऐसा कुछ नहीं ना? ओके, तो आपका आपने जो क्वेश्चन किया वो सही था कि सेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर आते वक्त और ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क आते वक्त उसने हेडर क्यों यूज नहीं किया। वहां पे यूज नहीं करेगा, वो आगे यूज करेगा, वहां पे उसने भेज दिया बस। उसका कहना है ट्रांसपोर्ट लेयर का कि मैंने अपना काम कर दिया, अभी तू देख ले, यानी वो नेटवर्क को बोल रहा है कि भाई तू देख ले। फिर नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर देखेंगे फिर क्या करना है। हो गया क्लियर? मैटर क्लियर? ओके, आगे बढ़े। ऑल राइट, तो अब फ्रेम क्या होता है? क्या होता है फ्रेम? जब डेटा के पास, नेटवर्क लेयर के पास जब डेटा लिंक, नेटवर्क लेयर जब डेटा लिंक लेयर के अंदर डेटा फॉरवर्ड करता है तब वो फ्रेम्स में कन्वर्ट होता है। फ्रेम क्या होता है तो देखो, पैकेट ट्रेसर के अंदर मैं बताता हूँ। मान लो कि अगर ये डिवाइस इस डिवाइस से कनेक्टेड है, तो आपने देखा होगा कनेक्ट करते वक्त यहाँ पे लिखा होता है फास्ट इथरनेट 0/0, और यहाँ लिखा होता है फास्ट इथरनेट 0/1 पोर्ट्स होते हैं, करेक्ट। बट इसे हम क्या कहते हैं? फास्ट इथरनेट इंटरफेस, दैट इज FA 0/0 एंड FA 0/1। ठीक है, अब ये जब इंटरफेसेस एक दूसरे को लग जाते हैं, जब ये इंटरफेसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन बाहर जाती है, तो सबसे पहले एक टेबल बनता है। क्या टेबल बनता है? कि इस तरह का टेबल बनता है कि ये कौन से IP एड्रेस के थ्रू इंफॉर्मेशन आई है। ये आपका टेबल हुआ, और इस टेबल के अंदर यहाँ पे रखा होता है
ये आईपी एड्रेस हुआ और ये क्या हुआ, उसका इंटरफेस हुआ। अब इसका आईपी एड्रेस क्या है, मान लो कि 192.168.1.1 और इसका आईपी एड्रेस क्या है 192.168.1.2। ठीक है, बट सबसे पहले ये आईपी एड्रेस जो है इस पर्टिकुलर फास्ट इथरनेट इंटरफेस के थ्रू इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, यानी ये इसका क्या हुआ, एग्जिट पार्ट हुआ। और तब ये इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी 01 पे, यानी पहले एंट्री क्या होगा यहाँ पे 192.168.1.1 की एंट्री हो गई और इंटरफेस कौन सा था FA0/0, क्योंकि उसके थ्रू इंफॉर्मेशन बाहर गई इस राउटर के थ्रू। यहाँ पे राउटर भी हो सकता है तो डेस्कटॉप हो सकता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन कहाँ एंटर होने जा रही है 0/1 के अंदर, 0/1 के अंदर इंफॉर्मेशन एंटर होने जा रही है, तो फिर यहाँ की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो दैट इज कॉल्ड योर फ्रेम। ये फ्रेम है। फ्रेम इज नथिंग बट योर टेबल। आईपी कौन से आईपी एड्रेस से जा रहा है, लेके जा रहा है, कौन से आईपी एड्रेस से वो डेटा इंसर्ट आ रहा है, यानी कि आ रहा है, यानी कि एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट। और इसके बीच में इंटरफेस क्या करता है, इंटरफेस का काम है डेटा को यहाँ से लेना और यहाँ से फॉरवर्ड करना। ठीक है, क्लियर है? ओके। उसके बाद आते हैं फिर डेटा लिंक लेयर के जो प्रोटोकॉल से कहा गया अपना, uniquely identifies each device in a network with the help of MAC address. And then we have a protocol that is Ethernet, FDDII and ATM. अब इसके पॉइंट्स लिखे थे हमने, लिख लेते हैं डेटा लिंक लेयर के कुछ पॉइंट्स। इसका हाँ, सबसे पहले तो आप लोगों ने सब प्रोटोकॉल्स की लिस्ट लिखी है, एक बार रिवाइज कर लो, गो थ्रू कर लो, आपने लिखा नहीं होगा तो, या तो मैं फिर सीधा यहाँ से कॉपी करके चैट बॉक्स में पेस्ट कर देता हूँ ऑनलाइन वाले के लिए। हाँ, जूम आउट कर। एप्लीकेशन लिखा था आपने, प्रोटो प्रेजेंटेशन लिखा था, ट्रांसपोर्ट लिखा था, नेटवर्क लिखा था। अभी हम लिखेंगे सबसे पहले तो प्रोटोकॉल्स के नाम, डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स, डेटा लिंक लेयर कॉल्स, और उसकी लिस्ट जो क्या है, डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल्स कौन से अभी हमने देखे हैं, कौन सा देखा था, FDDI, ईथरनेट, FDDI फुल फॉर्म बताता हूँ, और उसके बाद ATM जहाँ पे हम रोज जाते, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। ATM का फुल फॉर्म क्या है पता होगा? नहीं 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 नहीं, वो तो हम ATM में पैसा निकलते इसलिए ऑटोमेटिक लगता है। असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ऑटोमेटिक मत बोलो, वो तो हम खुद पैसा निकालते हैं इसलिए आपको पता होगा ऑटोमेटिक होता है वर्क। असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड है बस। हाँ, FDDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, ATM asynchronous ट्रांसफर मोड। धीरज एंड ऑनलाइन कौन कौन है, 4 लोग हैं ऑनलाइन। जिजनेश, क्या आप नए हो?
ओके, सूरज एंड धीरज पता चल गया अभी? यस सर। ओके, यस सर। आगे बढ़े। अब लास्ट है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर के अंदर ऐसा कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि उसके पास वैसे देखा जाए तो उसके पास जब डेटा आता है तो वो किसी हेडर या के थ्रू आता नहीं है, सिंपल है, उसके पास सिंपल फॉर्म में आता है डेटा, वो केबल फॉर्म में आता है, केबल के थ्रू डेटा आता है, सिर्फ फिजिकल सिस्टम बस और कुछ नहीं। उसके पास जब डेटा आता है तो सीधा केबल के थ्रू आता है, जो केबल उससे कनेक्टेड है, वो लैन केबल है या फाइबर ऑप्टिक केबल है या अपना वो ऑप्टिकल केबल है, जो भी है। और ये अगर वाईफाई से कनेक्ट है तो ये आता नहीं है फिजिकल लेयर। आए- आता है। मेरा ये कनेक्शन कैसे साइन आउट हुआ भाई? किसने किया साइन आउट? है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे हाथ होगा तो कैसे होगा फिर? हाँ, तो फिजिकल लेयर में इतना कुछ इन डेप्थ नहीं है, सीधा केबल के थ्रू डेटा आता है बस, दैट्स इट।